माँ भारती को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खिड़ली से मैं राजेश शर्मा। आज हम हिंदी व्याकरण में तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों का भाग 1 लेकर आए हैं। आइए जानते हैं तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों के बारे में। देखो, हमें आज का जो बिंदु पढ़ना है वो तत्सम और तद्भव पढ़ना है। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है और विदेशी या विदेशी क्या होता है। हम इन शब्दों के बारे में अगर गहन अध्ययन करें तो परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, यहां लिखते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये परिभाषा पढ़नी चाहिए आपको कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। यहाँ वर्ण तो होंगे पर दो या दो से अधिक होंगे, और वो भी कैसे होंगे, सार्थक होंगे। सार्थक का मतलब होता है जिसका सही सही अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक कहा जाता है। अब उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि उत्पत्ति या स्रोत, यहाँ मैं उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं स्रोत की बात कर रहा हूँ, और यहाँ मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, है ना। इतिहास ये हो गया है कि उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं, ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार के पढ़े गए हैं। और ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं सो हम जानते हैं। ये पढ़ना चाहिए हमको। और यहाँ 4 प्रकार के जो हैं हमारे, इसमें एक आता है तत्सम, एक आता है तद्भव, तत्सम है, तद्भव है, एक देशज आता है, देशज, और एक विदेशी आता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी के आधार पर अगर हम बात करने लगे तो यह तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी की कुछ परिभाषाएं बनती हैं। सो हम जानते हैं कि हमने कहा उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं, तत्सम में, तद्भव में, देशज में और विदेशी में। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके परिभाषाएं बता रहा हूँ। इन परिभाषाओं में हम जानते हैं, इन परिभाषाओं में हमें जानना होता है कि यहाँ सबसे पहले हम लोग तत्सम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं, है ना, या लिखिएगा तत्सम। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। क्या कहा है मैंने, हिंदी में जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनमें, है ना, अर्थात जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता,
ध्वनि परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तत्सम कहा जाता है। एक बार आप इस परिभाषा पर थोड़ा सा विचार करें कि जिन शब्दों को संस्कृत में पढ़ा जाता है और उन शब्दों में कोई भी ध्वनि तक का परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें तत्सम के नाम से जाना जाता है। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत में ही रहते हैं, उन शब्दों को तत्सम कहा है। अगली परिभाषा जान लीजिएगा। अगली परिभाषा हम तद्भव की बताने जा रहे हैं कि तद्भव क्या है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के शब्दों से ध्वनि परिवर्तन होकर के आए हैं, क्या कहा मैंने कि हिंदी में जो शब्द ये देखिएगा, ये पढ़ना है आपको। हिंदी में जो शब्द संस्कृत के शब्दों से ध्वनि परिवर्तन होकर प्रयुक्त होते हैं, इस तरह पढ़ना है, होकर प्रयुक्त होते हैं। ये कह रहा है कि हिंदी में वे शब्द संस्कृत से आए हैं, अर्थात हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उन शब्दों को क्या कहा है? तद्भव कहा है। इसके बाद में एक तीसरा नाम आता है और उसका नाम है तत्सम तद्भव, और तीसरा नाम आता है देशज का। देशज कौन से होते हैं? ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर जिन शब्दों को गढ़ा जाता है ना? क्या नाम है कि ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े गए शब्द, ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर गढ़े गए शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों के आधार पर नहीं होती है, संस्कृत शब्दों के आधार पर नहीं होती है। कितनी सरल परिभाषा है। अर्थात ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्षेत्रीयता के आधार पर गढ़े जाते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर गढ़े जाते हैं, है ना? गढ़े जाते हैं। देखिएगा, ये जो लाइन मैंने लिखी है, ऐसे शब्द क्षेत्रीयता के आधार पर गढ़े जाते हैं। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत के आधार पर नहीं होता, हिंदी के आधार पर नहीं होता, और वो क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर जिन शब्दों को बोला जाता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? ये सब शब्द ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर होते हैं, जैसी ध्वनि निकलती है उनके आधार पर होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें उदाहरण बताऊं कि हमारे यहाँ बोला जाता है, यानी कि काई, काई। अब ये काई शब्द ना तो तत्सम है ना तद्भव है, ये देशज है। लेकिन जब आप इधर भरतपुर और यूपी की तरफ बढ़ोगे तब वहां बोला जाता है का हेरोय। अब ये का हेरोय शब्द ना तो तत्सम है ना तद्भव है, ये देशज है। इसी प्रकार से जब आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो वहां पर राजस्थानी का प्रभाव पड़ता है। हालांकि मानते हैं कि वो राजस्थानी शब्द हैं, लेकिन वहां पर भी ना वो तत्सम में प्रयुक्त होते हैं ना वो तद्भव में प्रयुक्त होते हैं, और वो अपने
ध्वनि के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर जिनको गढ़ लिया जाता है, उन शब्दों को ही हम देशज कहते हैं। इसके बाद में एक शब्द और बनता है जिसका नाम है विदेशी। तत्सम तद्भव देशज के बाद आता है विदेशी, अन्य देशों की भाषाओं से प्राप्त विदेशी शब्द। अन्य देशों की भाषाओं से प्राप्त विदेशी शब्द। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य देश की भाषाओं से प्राप्त होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं दिन भर, रोड, हेडमास्टर, टेबल, चेयर, रिक्शा, चाय, चीनी, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब विदेशी भाषाओं के हैं। अब ये अरबी के हैं, फारसी के हैं, या फिर ये जापानी के हैं, ये कौन कौन सी भाषाओं के हैं वो तो मैं हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद में अब यहाँ देखो, हम अगर बातें करें तो अंग्रेजी शासन का जब प्रभाव रहा था, अन्य देशों की भाषाओं के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब अंग्रेजी शासन का प्रभाव था, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, अंग्रेजी शासन का प्रभाव जब भारत में था, तब जाकर के अंग्रेजी शासन का प्रभाव, अंग्रेजी शासन का प्रभाव, और एक होता है यहाँ पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। अब यहाँ एक बात निकल के आती है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन का प्रभाव था, तब तो अरबी और फारसी का निर्माण हुआ। अंग्रेजी शासन के प्रभाव में अरबी निकल के आई और फारसी निकल करके आई, ये दोनों निकल करके आई, अरबी और फारसी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत में रहा, तब जाकर के अंग्रेजी निकल करके आई, अंग्रेजी। तो कुछ शब्द अरबी के होते हैं, कुछ फारसी के होते हैं, तो कुछ अंग्रेजी के होते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव भारत पर जब पड़ा तो अरबी और फारसी के शब्द बने, और ब्रिटिश शासन का प्रभाव जब भारत में पड़ा तो अंग्रेजी के शब्द बने। ये चीज तुमने देख ली होगी। अब मैं तुम्हें एक ऐसे तरीके की ओर लेकर चल रहा हूँ, एक ऐसे शब्दों के निर्माण की ओर लेकर चल रहा हूँ जिसको सुनकर तुम अचंभित हो जाओगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे उन शब्दों को। देखिएगा कि सबसे पहले मैं तत्सम और तद्भव की बात करूंगा। यहाँ ये तत्सम और तद्भव की बात करूंगा। ये देखिएगा, इधर तो मुझे लिखना होगा तत्सम और इधर मुझे लिखना होगा तद्भव, तद्भव यहां लिखना होगा। अब आपको क्या करना है कि मैं एक टेबल का निर्माण कर रहा हूं, अर्थात मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो टेबल मैं आपको बता रहा हूं, यह टेबल मैं अपने विवेक से बना पा रहा हूं। जितना भी, जैसा भी ज्ञान मैंने पुस्तकों से प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैंने अपने आप में क्या सीखा और मैं किस रूप में विद्यार्थी को सिखाने की सोच रखता हूं, यह टेबल मैं अपने विवेक पर बना रहा हूं। सुनिए, आप एक बात जानो, यदि तुम्हें किसी भी शब्द में कक्षा वाला 6 देखने को मिल जाता है, यदि किसी भी शब्द में कक्षा वाला 6 देखने को मिल जाता है, या फिर ये त्रय वर्ण देखने को मिलता है, या फिर ये परिश्रम वाला श्रय देखने को मिलता है, या फिर ये गे देखने को मिलता है, या फिर तुम्हें ये ध देखने को मिलता है, तब जाकर आपको ये विचार करना है
कि यदि किसी भी शब्द में इनमें से कोई भी एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, कितने भी वर्ण मिल जाते हैं, आधे मिल जाते हैं, पूरे मिल जाते हैं, आगे मिल जाते हैं, पीछे मिल जाते हैं, ऊपर मिल जाते हैं, नीचे मिल जाते हैं, बीच में मिल जाते हैं, आंख बंद करके भर दो, वह शब्द तत्सम होगा। वह शब्द क्या होगा? तत्सम। इसके बाद यहां इसकी तुलना में ये द और ये देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार से इस लिपि में लिखा हुआ वर्ण है तो आंख बंद करके भर दो, वो तत्सम का शब्द है। और यदि इस द और ये के रूप में है तो आंख बंद करके भर दो, वो तद्भव का शब्द है। यहां इन दोनों को मिला लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, द को और ये को मिला दो। ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि हम यहाँ पर सलगम वाले स की और षटकोण वाले स की बात करते हैं, ये तालव्य सकार है, ये मूर्धन्य सकार है। यदि किसी भी शब्द में ये इनमें से कोई सा भी वर्ण मिलता है, आंख बंद करके भर दो, वो तत्सम है। आज मैं तुम्हें पूरी की पूरी डिक्शनरी को क्षण भर में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी कैसे मिनटों का काम सेकंडों में समझ आता है। इसके बदले में यदि किसी शब्द में आपको ये वाला स मिलता है तो समझ जाना वो तत्सम ही, क्षमा चाहूंगा, वो तद्भव ही होगा। वो क्या होगा? तद्भव ही होगा। ऐसे पढ़ना है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ अनुस्वार की बात करूं, ये अनुस्वार है, तब जाकर आप समझ जाना कि तत्सम वन शब्द ही होगा। और इसके मुकाबले यदि मैं यहाँ चंद्र बिंदु की बात करूं, चंद्र बिंदु किसी भी शब्द में, जैसे आंख, आंच, आंचल, तब समझ जाना वो क्या होगा? तद्भव ही होगा। ये बात समझनी है, तद्भव ही होगा। इसके बाद में हम यहाँ जानेंगे, यदि संस्कृत के उपसर्ग से, संस्कृत के उपसर्ग से कोई शब्द बनकर आ रहा है, संस्कृत के उपसर्ग से कोई शब्द बनकर आ रहा है, तब याद रखना वो शब्द तत्सम ही होगा। और यहां बना लेना कि यदि हिंदी के उपसर्ग से बनकर कोई शब्द आ रहा है तो वह तद्भव ही होगा। ये दोनों भाषाओं के उपसर्ग आपको पहचान दिला देंगे। इसके बाद यदि कहीं इनमें ळ, ये जो ळ होता है नुक्ता वाला, और ये ढ आता है, यदि ळ और ढ, ळ ढ, ये नुक्ता वाला जो वर्ण आता है ळ ढ, यदि किसी भी शब्द में देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या होंगे? तद्भव ही होंगे। इस प्रकार से तुमको पढ़ना है। यदि यहाँ तुम्हें ण देखने को मिलता है तो समझ जाना ये तत्सम है, और यदि तुम्हें यहाँ न देखने को मिलता है तो समझ जाना वो तद्भव है। एक बात सुनो कि यदि तुम्हें कहीं इस प्रकार से र देखने को मिलता है या इस प्रकार से र देखने को मिलता है, क्योंकि र की स्थितियां चार होती हैं, एक ये र होता है, एक ये र